उत्तराखंड में दंगों को रोकने और नुकसान की भरपाई करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब यह कानून राज्य में लागू होगा और इसी को लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि सीएम धामी ने अब तक जो भी वादे किए हैं उन्हें धरातल पर भी उतारने का काम किया है। चाहे नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण कानून हो, इन्हीं की तर्ज पर नकल विरोधी कानून भी लाया गया है और जो भी देवभूमि में दंगे की मंशा रखने वालों के मन में खौफ पैदा करेगा। ये बहुत ही हर्ष का विषय है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज तक जितने वायदे जनता से किए थे उसको धरातल पर उतारा। नकल विरोधी कानून, महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देना हो, धर्मांतरण का कानून हो, ऐसे अनेकों कानून है। उसी के तहत इन्होंने एक दंगा विरोधी एक्ट लाने की बात करी थी, तो उसको अब राज्यपाल की संस्तुति मिल गई है, अब ये पारित हो रहा है, तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। और ये दंगा करने वाले हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में शांत प्रिय वातावरण में जो दंगा करने वाले लोग हैं उनके मन में एक खौफ का काम करेगा। जो सरकारी संपत्तियों को ध्वस्त करते थे, खत्म करते थे, उसकी भरपाई अब उन्हीं के पैसे से करी जाएगी, तो इससे उनके मन में एक खौफ पैदा। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध की घटनाओं को लेकर महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर कूच करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस ज्योति रौतेला ने बताया कि लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुराचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा समेत तमाम नेता शामिल होने वाले हैं। कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं और हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में महिलाओं के ऊपर बलात्कार, दुराचार और अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ है। आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में आईएसबीटी देहरादून में गैंगरेप हुआ, हरिद्वार गैंगरेप, चंपावत गैंगरेप और चंपावत में एक बलात्कार की और घटना घटी। लालका में जो भाजपा के दुख संघ के अध्यक्ष, जिस तरीके से उन्होंने महिला, उनकी बेटी के साथ जो बलात्कार का केस उन पर दर्ज हुआ है, सल्ट का केस आप लगा लीजिए, तस्लीम बानो का जो रुद्रपुर में केस हुआ, उसके बाद मौलवी ने जो बच्चों के साथ किया, ये तमाम मुद्दे प्रदेश में जिस तरीके से लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, दहेज हत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है और उसके खिलाफ हम मुख्यमंत्री आवास का कूच कर रहे हैं। अंकिता भंडारी की बरसी को 18 तारीख को 2 साल हो गए और 2 साल में हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी को जो न्याय नहीं मिल पाया। आरटीओ देहरादून कार्यालय में पंजीकरण का कमर्शियल वाहन का टैक्स कई सालों से जमा नहीं हो रहा है और इन वाहनों पर अब तक 62 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। ज़्यादातर वाहन ऐसे हैं जो सड़क पर नहीं चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंजीकरण रद्द नहीं करवाने की वजह से वाहन मालिक पर हर महीने टैक्स बढ़ रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को पंजीकरण रद्द करवाने के लिए नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। साथ ही जिनका कमर्शियल वाहनों पर टैक्स बकाया चल रहा है उन्हें टैक्स पेनल्टी में छूट दी गई है। कॉमर्शियल वाहन जो होते हैं, जो पीली प्लेट में गाड़ियां चलती हैं, जैसे बस हो गए, ट्रक हो गए, ऑटो है, विक्रम है, टाटा मैजिक है, ई रिक्शा है, इन गाड़ियों को समय समय पर रोड टैक्स भरना होता है। बहुत लोग लगातार भरते रहते हैं, अप टू डेट रखते हैं अपनी गाड़ी को। कई लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की गाड़ी बकाये में चली जाती है। तो बकाया वसूली का प्रावधान हमारे यहाँ है। तो ऐसी काफ़ी गाड़ियां हैं जो बकाये में हमारे यहाँ चल रही है। उनके बकाया वसूली के लिए 2-3 स्टेप पे हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले ऑफिसों में हम लोग बकाये की जो लिस्ट होती है, जो बड़े बकायेदार हैं, उसकी लिस्ट चस्पा करने जा रहे हैं। पहले भी किया था हम लोगों ने, अब फिर अपडेटेड लिस्ट हम लोग चस्पा करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। नगर निगम देहरादून की नीतियों के खिलाफ महानगर कांग्रेस समय समय पर विरोध व्यक्त करती है, तो वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी का कहना है कि नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है।
मलिन बस्तियों के मालिकाना हक का मामला लंबे वक्त से लंबित है, लेकिन बीजेपी सरकार समय पर अध्यादेश जारी कर बस्ती वासियों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। पिछले 5 सालों में नगर निगम की जमीन पर कई कब्जे हुए हैं, जिसमें नगर निगम के लोगों का भी हाथ है। बुजुर्गों के तो साथ देना है और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो एक तो मलिन बस्ती के मालिकाना हक सालों से पेंडिंग चल रहा है और भाजपा सरकार समय आने पे अध्यादेश लाके उनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा की कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, पिछले अगर आप 5 साल का कार्यकाल देखेंगे इनका, तो इन्होंने क्या है, जो नगर निगम की जमीन है उस जमीन पे लोगों ने कब्जे करे हैं और किसी न किसी के नगर निगम के प्रशासन या शासन के द्वारा वहां पे इस नगर निगम को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने राज्य सरकार की 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा सौंपा है। इन मंत्रियों से अपने अपने मंडलों में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें करने और जनता दरबार लगाने को कहा गया है। बताया गया कि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्तकाशी, सतपाल महाराज को ओखीमठ, रेखा आर्य को अगस्त्य मुनि, सुबोध उनियाल को अगस्त्य मुनि ग्रामीण और गणेश जोशी को सतेराखाल मंडल का जिम्मा सौंपा गया है। बीजेपी का कहना है कि मंत्रियों को मोर्चे पर उतारने के पीछे पार्टी की मंशा यही है कि उपचुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, साथ ही जन समस्याओं का निराकरण भी सुनिश्चित कराया जाए। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। आज देश में जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए क्या? हरियाणा में चुनाव चल रहा है, क्या उत्तराखंड से लोग नहीं गए क्या? मैं राजस्थान नहीं गया क्या? मैं पंजाब नहीं गया क्या चुनाव में? हम एक परिवार के नाते पूरे देश में जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरी जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट देते हैं। इसी तरह से हमारा केदारनाथ चुनाव है, एक ही चुनाव हमारे सामने इस समय। हमारे पास मंत्री हैं तो भेजेंगे ना, जिन पर कुछ है ही नहीं वो क्या भेजेगा? हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है ना, तो सिस्टम को हम अपने काम में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इसके लिए होता है सिस्टम, संगठन किस लिए होता है, सरकार के प्रभारी मंत्री किस लिए हैं? हमारे पास इतना बड़ा तामझाम है, तो तामझाम का हम उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? जब कांग्रेस में कुछ है ही नहीं तो रोने ही रोएंगे, उसको क्या कर सकते हो? उसको जनता ने उनको उस हालत में पहुंचा दिया। वो तो सिर्फ यही कहेंगे साहब इन्होंने सब झोंक दिया, अभी तो हम और झोंकेंगे, छोड़ेंगे थोड़ा ना। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। हरबटपुर बस अड्डे को जल्द ही एक नई सौगात मिलने वाली है, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को सुगम और वातानुकूलित यात्रा का लाभ मिल सकेगा, बल्कि इससे यहाँ नए रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे, साथ ही जाम के झाम से भी निजात मिलेगी। विकासनगर के हरबटपुर बस अड्डे को आने वाले दिनों में एक नई सौगात मिलने वाली है। यहाँ पर 50 वर्षों से इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग पॉइंट लगने जा रहे हैं। इससे नए रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे। विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार वह कार्य करती है जो लंबे समय तक रोजगार और सुविधा के लिए होता है। तो ना समझो को जिनको समझना हो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, वो भ्रामक ही चला सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के समझ में नहीं आता। बस अड्डा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे यात्रा का संचालन इस बस अड्डे से हुआ। ना केवल विकासनगर हरबटपुर में, बल्कि यहां से लेकर के यमुनोत्री तक का जो यात्रा का संचालन है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसका केंद्र हरबटपुर रहा है। दूसरी बात, जितनी भी पब्लिक एमिनिटीज है, रेस्ट रूम से लेकर के, बाथरूम से लेकर के, यात्रियों के आराम करने से लेकर के, पंखे से लेकर के, पीने के पानी के कूलर से लेकर के, रजिस्ट्रेशन से लेकर के, सारी सब व्यवस्थाएं इस बस अड्डे के ऊपर है और आज भी है। कोई उठा के नहीं ले गया उसको कोई। और जो रूटीन में बसें चल रही है वो उस बस अड्डे से होकर के जाती है, जो रूटीन में चल रही है।
पंजाब से आती है, हरियाणा से रोडवेज की बसें आती है, अंदर से होकर के जाती है। लोकल बसेज भी वहां खड़ी होती है, फिर अपने टाइमिंग पे चली जाती है बस अड्डा, इसीलिए तो होता है ना। या वहां बसें खड़ी करा करके, बसों की लाइन खड़ी करा करके रोज उसकी आरती उतारूं क्या? बस अड्डे का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो बसें हैं, जो संचालक है, जो कंडक्टर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जिस दौरान वो प्रतीक्षा करते हैं, उस दौरान उनको सुविधाएं मिले, वो टॉयलेट जा सके, वो पानी पी सके, वो पंख के नीचे आराम से बैठ करके इंतजार कर सके, यात्री वहां बैठ करके इंतजार कर सके बस के आने का। इसीलिए तो बस अड्डा होता है, वो सारी सुविधाएं वहां मौजूद है। और बस अड्डे पे और क्या होता है? बाकी आने वाले दिनों में ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है। हम चीजों को आने वाले 10, 20, 30 वर्षों को ध्यान में रख करके चीजें करते हैं। किसी के कहने से छुटभैयागिरी की बयानबाजी करने के लिए नहीं, फ्यूचरिस्टिक प्लान है। उसको हम फ्यूचर में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन के रूप में भी डाल रहे हैं। 50 वर्षों का चार्जिंग टावर हम वहां पर लगाने जा रहे हैं। विकासनगर के क्षेत्र वासियों को बीते साल हरबटपुर बस अड्डे के रूप में एक सौगात मिली थी, जिसका फायदा इस वर्ष शुरू हुई चारधाम यात्रा के दौरान बने पड़ाव के रूप में देखने को मिली, जहां न केवल चारधाम यात्रियों के ठहरने, खाने आदि की व्यापक व्यवस्था देखने को मिली, बल्कि यहां से यात्रा का सफल संचालन भी हो सका। मौजूदा समय में रोजाना इस मार्ग से आवागमन करने वाले उत्तराखंड परिवहन निगम की 50 से अधिक बसें यहीं रुककर अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगी। इससे यात्रियों की यात्रा सुगम तो हुई है, साथ ही इन बसों का संचालन करने वाले बस कंडक्टर, ड्राइवरों को भी राहत मिली है। सर एक तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर दूर दूर तो कोई बस स्टैंड नहीं था। यहाँ पर स्टैंड बनने से सवारी को काफी राहत मिली है यहाँ पर। और दूसरा यह है कि साफ सफाई अच्छी है, सुविधा पानी पुनी पीने के लिए, टॉयलेट लेडीज के लिए मेन प्रॉब्लम थी, वो सुविधा हो गई उनसे। और बाकी टॉयलेट महिला जाती हैं, पानी साफ सुथरा पानी मिल जाता है। बाकी इसमें धीरे धीरे करके सवारी को पता लग रहा है कि बस स्टैंड से गाड़ी होकर जाती है, तो इसीलिए सवारी आ रही है यहाँ पर। लाभ की दृष्टि से देखा है तो बस अड्डा कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो क्यों नहीं है कि देखो यहाँ पर कोई सवारी को मालूम नहीं था कहाँ पर गाड़ी रुकती है, बहुत सी बाहर की सवारी आती है, और बस स्टैंड बनने से सवारी यहीं पे आ जाती है, तो यहीं से सवारी गाड़ी में बैठ जाती है सवारी। चालक परिचालक को राहत मिली होगी। चालक परिचालक को बिल्कुल रास्ते में जगह नहीं है, इतनी छोटी सड़क नहीं है यहाँ पर कि जो गाड़ी रुक सके। बस स्टैंड पर गाड़ी रोक भी सकते हैं, 5-7 मिनट के लिए गाड़ी मिल जाती है, सवारी को भी काफी आराम मिलता है। बात कीजिए उत्तराखंड परिवहन की, कितनी बसें आज सुबह गुजर रही है? यहाँ पर सुबह से शाम तक कम से कम 70-80 गाड़ियाँ चल जाती हैं यहाँ पर। हरबटपुर बस अड्डे की वजह से शहर में बसों से लगने वाले जाम, दुर्घटना में भी कमी देखने को मिली है। इस बस अड्डे के बनने और यहाँ से बसों का संचालन होने से स्थानीय लोग और दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बस अड्डे के बन जाने से रोजगार तो मिला ही है, साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की तरह अन्य राज्यों की बसों का संचालन भी यहाँ से किया जाना चाहिए, ताकि अंतर राज्य सफर करने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिल सके। बस अड्डे से सारे यात्रियों के लिए यहाँ फायदा है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है उत्तराखंड परिवहन निगम की बस आ रही है, चंडीगढ़ के लिए, ऊपर पहाड़ के लिए, है ना, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, और जितने भी उत्तराखंड परिवहन निगम की सब इस बस अड्डे से होकर जा रही है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बसें, हरियाणा रोडवेज, हिमाचल रोडवेज, CTU, वो अंदर नहीं आ रही है अभी, क्योंकि यात्री यहाँ पर बहुत कम है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में अगर चौराहे पे यात्री वहां पर न बैठकर यहाँ इस बस अड्डे पे आए, यहाँ पे हर सुविधा है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, लैट्रिन की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, पंखे लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं, सवारी भी आराम से बैठ सकती है, आराम से उतर सकती है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब भविष्य में वहाँ चौराहे पे अगर किसी तरह से सवारियों पे रोक लग जाए, वहाँ पे अगर न बैठाई जाए सवारी, उनको यहाँ भेजा जाए, तो यहाँ पे बड़े आराम से बस स्टैंड अच्छी तरह से चलेगा, और आने वाले टाइम में ये बस अड्डा बहुत फायदेमंद साबित होगा।